कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी के देश में 13 केस हो गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। संभल मस्जिद विवाद में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने कुआं खोलने से फिलहाल लगाई रोक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत पहुंचकर लोगों के साथ हालचाल जानी उनकी समस्याएं। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम लाउत, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ 369। आज हम बात कर रहे हैं खबर दिन भर में आज घटित हुई विभिन्न घटनाओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में पैर पसार रहे कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी की। जी हां, कोरोना जैसे जो है घातक बताए जा रहे वायरस एचएमपीवी के देश में अब 13 केस हो गए हैं। कल तक 11 केस थे, 2 अब नए केस सामने आए हैं। राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। वहीं गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि सहित जो राज्य हैं उनमें 2-2 केस पहले ही मिल चुके हैं। कुल मिलाकर ये संख्या अब 13 हो चुकी है। इसके बाद हम अगली खबर पर जाते हैं। अगली खबर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जोर आजमाइश कर रही हैं, रणनीति बनाने में जुटी हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करने के लिए मंथन किया जा रहा है। इसके लिए कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई। इसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी भाग लिया। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा 29 कैंडिडेट की सूची जारी की जा चुकी है। तो आज की जो कोर कमेटी की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण रही और संभावना ये जताई जा रही है कि देर रात तक, शुक्रवार की देर रात तक जो है वो अन्य कैंडिडेट की लिस्ट भी आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर पर। अगली खबर संभल मस्जिद विवाद को लेकर है। जी हां, संभल मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश आया है। जो पहले जो जांच का दायरा चल रहा था, सर्वे किया जा रहा था, अब उसके ऊपर जो है फिलहाल कुआं खोलने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। जिसकी वजह के बाद अब जो संभल विवाद है वो कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं अब रुकता दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो इंडी गठबंधन को लेकर है। इंडिया गठबंधन को लेकर अब बड़े नेता भी खुलकर सामने आने लगे हैं। बड़े नेताओं ने जो कहना शुरू कर दिया है कि जो तमाम जो गहराइयां हैं, जो आपस में खटास आ रहा है विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो इंडी गठबंधन की है, उनके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अब टूट की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार को तोड़ने की, नीतीश कुमार के जो है मैदान छोड़कर भागने की जो कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों के उलट खुद जो है वो इंडिया गठबंधन टूट की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि राजनीतिक जो है परिप्रेक्ष्य क्या रहता है, ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। इसके बाद अगली बात खबर की करते हैं। अगली खबर जो है वो रेल मंत्रालय की है। अमृत भारत के जनरल कोच में प्रीमियम ट्रेन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेल मंत्री ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। इसकी खुशखबरी खुद आईसीएफ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी सैनी ने दी। उन्होंने कहा कि 10,000 लोकोमोटिव में कवच लगाया जा रहा है और 15,000 किलोमीटर टेक्साइड फिटिंग की जा रही है। इंजनों के आगे कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। अब नए डिजाइन के बोल्ट लगाए जा रहे हैं ताकि उन्हें निकाला न जा सके। वहीं अमृत भारत ट्रेन का जो है किराया रेलवे बोर्ड अब तय करेगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो अमृत भारत जनरल के जो कोच में प्रीमियम ट्रेन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, उसमें जो है अनेक जो है नए बदलाव करने के जो है उन्होंने संकेत दिए हैं। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो है प्रवासी भारतीय मजदूर सम्मेलन की, माफ कीजिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को देश की विदेश नीति में एकीकृत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, नारी शक्ति विषय भारतीय प्रवासी दिवस पैनल में बोलते हुए उन्होंने जो कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाला बाल विकास भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा रहा है। बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन का 8 से 10 जनवरी तक जो है वो भुवनेश्वर में किया जा रहा है। यह भारत सरकार का प्रमुख आयोजन है जिसमें भारतीय प्रवासियों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इसका थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जो है शिरकत की। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 सम्मेलन में उन्होंने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया जिसमें भारत की संस्कृति, विरासत
परंपराओं और इसके प्रवासियों के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, हमने यहाँ देश भर की विरासत को दिखाने का प्रयास किया है। विशेषकर ओडिशा की हमारी प्राचीन सभ्यता परंपरा को सामने लाकर ही बहुत अच्छा काम किया गया है। मैं इसके लिए ओडिशा सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। इसके बाद अगली खबर आ रही है, वो आ रही है अयोध्या से। जी हाँ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है और इस पर जो है योगी सरकार की तरफ ओर से जो है महाप्रबंध किए जा रहे हैं और 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस अवसर पर कुमार विश्वास जो है वो भजन गायन का प्रोग्राम करेंगे और इसके लिए जो है अनेक लोग वहां शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जो सरकार के प्रबंध है उसके जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 5 लाख श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद अगली खबर आ रही है, वो दिल्ली विधानसभा को लेकर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए एक और गारंटी की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने जो है घोषणा करते हुए कहा है कि जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हैं वो अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड लगा सकती हैं और उनको लगाने के लिए सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे ताकि कॉलोनी में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए जा सकें। ये एक और नया जो है वो दिल्ली की लोग जनता को रेवड़ी बांटने का काम केजरीवाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके परिणाम क्या होते हैं, कितना फायदा मिलता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो 6 रेवड़ियां थी उनमें एक और रेवड़ी जुड़ गई है। इसके बाद अगली खबर आ रही है, वो विदेश की है। जी हाँ, कैलिफोर्निया में जो है बड़े पैमाने पर आग लगी है। जंगल में लगी आग में करीब 40,000 एकड़ जो है वो जमीन पर यह फैली है। 10,000 से ज्यादा इमारतें तबाह होने की जो है वो बात सामने आई है। वहीं 10 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। इस घटना के दौरान 29,000 एकड़ जमीन जो है वो जलकर खाक हो चुकी है। ये अपने आप में जो है आगजनी की बड़ी घटना है। आमतौर पर जंगलों से शुरू होने वाली ये जो आगजनी घटना है ये धीरे धीरे शहरों और गांव तक पहुंचती है और इसका जो विकराल रूप है आप देख रहे हैं कि जिसमें 10,000 से ज्यादा इमारतों के तबाह होने की बात आ रही है। वहीं 10 मौतों की जो है वो भी पुष्टि की जा रही है। इसके बाद भारत हिंदुस्तान की आती है। जी हाँ, उत्तर भारत फिलहाल कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है और शीतलहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में दोपहर बाद तक जो घना कोहरा छाया रहा है और शाम को करीब 5 बजे एक बार फिर से जो है कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी। उत्तर भारत समेत 17 राज्यों में जो है वो घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम दिल्ली की बात करें तो अकेले दिल्ली में ही 120 फ्लाइट जो है वो लेट हुई हैं। वहीं कानपुर में तापमान 4.4 पहुंच चुका है। हिमाचल में कल से लेकर आज भी बर्फबारी जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में रात 12 बजे के बाद से जो है वो बूंदाबांदी हुई है। वहीं 165 फ्लाइट जो है उन पर असर दिखाई दिया है। खराब विजिबिलिटी की वजह से 130 फ्लाइटें डिपार्चर और 35 अराइवल लेट हुई हैं। कुल मिलाकर उत्तर भारत का जो क्षेत्र है विशेष तौर पे वहां कोहरा जो है वो बड़े पैमाने पर छाया है और जिसकी वजह से जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त है और ठंड जो है कोहरे की जो बढ़ती जो मात्रा है उसकी वजह से ठंड ज्यादा और बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं इसके बाद अगली खबर आती है वो हरियाणा से है। हरियाणा के जो है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल ने पानीपत रेलवे स्टेशन पर और जो है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस जो है घरौंडा में लोगों से मुलाकात की। इस तौर पर उन्होंने जो तमाम प्रोटोकॉल हैं मंत्री पद के उनको उन्होंने एक तरफा करते हुए आम जन के साथ वो आम जन की तरह ही मिले। उन्होंने लोगों के साथ आत्मीय भेंट की। बड़े बुजुर्गों का सम्मान ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसी परंपरा को निभाते हुए घरौंडा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कोंड ग्राम के जो है बड़े बुजुर्गों के साथ उन्होंने भेंट की है। वहीं पानीपत रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अपने जो ऊर्जावान और कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि भाजपा सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है जहां देश और प्रदेश की समृद्धि और उन्नति के लिए प्रत्येक सदस्य समर्पित है, भाव से सेवा करता है और इस समर्पण के जो है वो लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी एक उदाहरण के तौर पर पेश करती है। वहीं अगर हम बात करें इसी मामले में आगे तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार मनोहर लाल ने जो गौवंश है उसकी मौत के ऊपर दुख व्यक्त किया है। इस मामले में आपको बता दें कि गुरुवार को हिसार की 5 विभिन्न गौशालाओं में 18 जो है वो गौवंश की मौत हुई थी। इसको लेकर कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ाके की ठंड व उम्रदराज गोवंश की जो गौशालाओं में मौत हो रही है उस पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सहित सभी सदस्यों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रूप से प्रदेश की सभी गौशालाओं का दौरा करें और वहां गोवंश के लिए उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लें। इसके अलावा गौशालाओं में गोवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए वेटरनरी सर्जन उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने यह संज्ञान कैथल गौशाला में हुई गोवंश की मृत्यु पर लिया है और ये निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा आयोग के चेयरमैन व सदस्यों को कहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा गोवंश कल्याण के लिए किए गए प्रयास और योजनाओं की जानकारी भी दें ताकि गौशाला संचालक इन योजनाओं को अपना गोवंश कल्याण के लिए योगदान दे सकें। इसके बाद हम अगली खबर पर जाते हैं। अगली खबर भी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक पंचकुला में की। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर समेत कई पुलिस अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। वहीं अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हरियाणा में अपराध की दर कम हुई है। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में अगर हम तुलना करते हैं तो अपराध में कमी आई है। सीएम ने कहा कि अपराध का कम होना संतुष्टि का विषय है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राज्य में कमी दर्ज हुई है। इसी तरह साइबर क्राइम में भी जो है वो अच्छा काम हुआ है। वहीं उन्होंने नशे को लेकर कहा कि 3350 गांव और 876 वार्ड को नशा मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस को गृह मंत्रालय ने प्रथम पुरस्कार दिया है। ये काबिले तारीफ है। सीएम ने कहा कि मैंने हरियाणा पुलिस को अपराध रोकने के लिए फ्री हैंड दिया है। नशा मुक्ति अभियान को आगे बढ़ाते हुए साल 2025 तक 70% गांव को नशा मुक्त किया जाएगा। नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए हैं। वहीं जो विदेश में बैठे अपराधी जो अपराध कर रहे हैं उनको लेकर भी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों और उनकी यहां से मदद करने वाले लोगों पर मुहिम चलाकर अपराध की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम पुलिस जो है करेगी और इसके लिए उनको स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं पुलिस को जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी वो भी सरकार उनको मुहैया कराएगी। इसके बाद उन्होंने अपराध को रोकने के लिए कहा कि पुलिस अच्छा कार्य कर रही है और इसके लिए और अधिक जो है अच्छे ढंग से लागू करने के लिए एक पॉलिसी बनाकर जो है वो ऐसे काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करने का काम भी करेगी। हरियाणा में डायल 112 को जो है लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा में डायल 112 सेवा को सक्षम बनाने के लिए, रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए और उचित कदम उठाए जाएंगे। डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम अभी 6 मिनट 30 सेकंड है, जिसे और कम किया जाएगा। सीएम ने कहा कि इमिग्रेशन को लेकर भी सरकार कानून बनाएगी। आगामी बजट में इसको लेकर नया कानून लाया जाएगा। वहीं जिला नूह में कानून व्यवस्था को बेहतर रखने के लिए हरियाणा पुलिस एक बटालियन स्थापित करेगी। नूह में इसके लिए जमीन आवंटन को लेकर पुलिस अधीक्षक और डीसी को एक रिपोर्ट देने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं सीएम ने घोषणा पत्र में कहा कि घोषणा पत्र में जो चीजें थी उसको लेकर बीजेपी ने जो है पुलिस के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा काम किया है। इसके लिए आज पुलिस विभाग को उन्होंने विशेष आदेश भी जारी किए और प्रस्ताव जो है विस्तृत तौर पर बनाकर सरकार को भेजने के लिए उन्होंने कहा। वहीं पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में जो चीजें रखी थी उनको जो है बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाए। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों के लिए जो बांग्लादेशी विशेष तौर पर हैं उनको लेकर भी नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया है। ऐसे जो रोहिंग्या या बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे। ऐसे लोग कहां कहां पर बैठे हैं और उन लोगों को चिन्हित करके उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद उनको लेकर निर्णय करना है या उन्हें वापस भेजने का काम किया जाएगा, ये इस पर विचार किया जाएगा। वहीं विदेश से अपराध नेटवर्क पर भी सीएम ने जो है अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समय समय पर हमारे पुलिस अधिकारी जो है इस मामले में बातचीत कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय पिनल कोड के 3 नए कानून हरियाणा में जल्द लागू होंगे। हरियाणा पहला राज्य बनेगा और जल्दी ही हम उसके जो है तरफ पहुंच गए हैं।
सीएम ने कहा कि 28 फरवरी तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे और एक कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं उन्होंने बॉर्डर के जिलों से नशा तस्करी को लेकर भी अपने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट कमेटी बनाई जाएगी और इसको लेकर जो है वो चर्चा की जा चुकी है। लगभग 272 के करीब बैठकें हुई हैं और हमने इसको समय समय पर एक बड़ी बैठक के रूप में जो है आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अंदर राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री और अलग अलग जहां पर भी बैठक रखती हैं उसके लिए चर्चा विचार करके नशे के ऊपर काबू पाया जा सकता है। सीएम ने कहा कि नशा जहां से चलता है वहां जहां पहुंचता है और बीच में जहां रुकता है वह सब कुछ चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि युवाओं को इस बढ़ती प्रवृत्ति से रोका जा सके। उन्होंने मीडिया से आह्वान करते हुए कहा कि आज इस जो है गंभीर विषय पर चर्चा हुई है और इस चर्चा को लेकर जो है वो आपसे एक अनुरोध है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी फोटो जो है वो मीडिया में जो है प्रकाशित नहीं की जाए, ताकि जो युवा है उस जो उनकी फोटो को देखकर प्रभावित होते हैं, युवा अपराधियों की फोटो देखकर आगे बढ़ते हैं और युवा जो पीढ़ी है उससे प्रभावित होती है। इसलिए उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वो इस प्रकार के अपराधियों के जो फोटो है वो मीडिया में जो ओपन करने से बचे। अपराध एवं कानून व्यवस्था के बारे में हमारे प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और सभी पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों को अपराध तथा अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। मैंने यह भी कहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि राज्य में पूरी तरह से अमन चैन कायम रहे। मैंने यह भी संदेश दिया है कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और काम में कोताही बरतने वाले के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है, जो संतोष का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में गत वर्ष राज्य में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। अब तक 3,350 गाँव 876 वार्डों को नशा मुक्त करने का अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था, उसको घोषित किया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। यह लक्ष्य भी दिया है कि नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025 तक 70% गांव एवं वार्डों को नशा मुक्त किया जाए और जो इस कारोबार में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई वो की जाए। इसके बाद हम अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर है वो है हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज की। जी हाँ, हरियाणा सरकार में मिनिस्टर अनिल विज द्वारा समस्याओं के समाधान न करने पर कैथल जिला प्रशासन को जो है उन्होंने फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी की गति से काम कर रहे हैं कुछ महकमे, ये ठीक नहीं है। उन्होंने किसान नेता डल्लेवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का जो है पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसानों पर राजनीति के लिए एक अनहोनी राजनीति के इंतजार में केजरीवाल की पंजाब सरकार है। और इसके साथ ही उन्होंने अगर हम बात करें प्रदेश सरकार की में बसों की, तो उन्होंने कहा कि 750 बसें जो हैं वो और खरीदी जाएंगी। प्रदेश में प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर लगाए जाएंगे। सरकार में मंत्रालय न भी मिलता तो भी कोई शिकवा नहीं होता। वहीं उन्होंने स्कूल बस से उतरने के बाद 8 साल के बच्चे की रोड एक्सीडेंट में जो है
मौत के जो मामला हुआ उसमें जांच में लापरवाही करने के एक अधिकारी को भी सस्पेंड किया है। वहीं निजी स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके बाद हम अगली खबर आती है, वो झज्जर से है। झज्जर में शुक्रवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता रोहतक लोकसभा क्षेत्र के सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा की गई। इस दौरान कमेटी के सदस्य बेरी विधायक रघुवीर सिंह, झज्जर विधायक गीता बुक्कल, बादल विधायक कुलदीप वत्स, भादुड़ विधायक राजेश जून, कमेटी सदस्य सचिव डीसी प्रदीप दहिया के अलावा अनेक जो है वो कमेटी सदस्य मौजूद रहे। मीटिंग में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं, लोकहित नीतियों सहित विभिन्न ढांचागत विकास व मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है वो समीक्षा की गई। इस दौरान समीक्षा बैठक के दौरान जो है वो उनकी प्रगति भी जानी गई कि उसमें जो है विभिन्न योजनाओं की प्रगति कहां तक पहुंची और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा एजेंडे में शामिल विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में संबंधित अधिकारियों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। बैठक में जिला प्रशासन की तरफ से डीसीपी लोकेश कुमार, एडीसी सलोनी शर्मा, सीईओ जिला परिषद राजेश कुमार, सीटीएम प्रवेश काद्यान, एसडीएम झज्जर रविंद्र यादव, एसडीएम भादुड़ नसीब कुमार, एसडीएम बादली सतीश कुमार, एसडीएम बेरी रविंद्र मलिक आदि सहित अनेक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद अगली खबर एक और है, वो भी झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से आती है। झज्जर जिला प्रशासन द्वारा जो है वो समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर डीसी प्रदीप दहिया ने जो है वो कहा है कि समाधान शिविर की शुरुआत जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर की गई है। ये समाधान शिविर जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। जन सरोकार को समर्पित ऐसे आयोजन आमजन और प्रशासन के बीच संवाद को सुदृढ़ करते हैं और सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। इसके साथ ही अगली खबर एक और आ रही है, वो आ रही है प्रदूषण को लेकर। जी हाँ, झज्जर जिले में प्रदूषण को लेकर एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ग्रेप 3 की पाबंदियां लागू की गई है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेप 3 के नियमों का सख्ती से पालन करने के डीसी प्रदीप दहिया द्वारा निर्देश दिए गए हैं। वहीं वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाने की उन्होंने बात कही है। डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप के तीसरे चरण को जिले में लागू कर दिया गया है। यह कदम वायु गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण हम सब के लिए चिंता का विषय है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण को लेकर ग्रेप नियमों की सख्ती से पालना के लिए उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए हैं। वही खबर दिन भर के अंत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आर्थिक। 16 जनवरी को जारी होंगे रिलायंस के तिमाही नतीजे। ओटीसी सेगमेंट की आय में 9.4 की बढ़ोतरी दिख सकती है। शेयर 6 महीने में 21% गिरा है। वहीं लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ 13 जनवरी को ओपन होगा। 15 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,124 रुपए की कर सकेंगे। वहीं शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट का दौर जारी रहा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही लाल निशान पार कर गए। कारोबार मिड कैप इंडेक्स में बड़ी गिरावट देखी गई। तो कुल मिलाकर जो शेयर मार्केट का जो है रुझान वो दूसरे दिन भी गिरावट की ओर जारी रहा। सोमवार को नए जो ओपन होगी शेयर मार्केट, उसके साथ क्या अंगड़ाई लेती है या जो शेयर है वो इस तरह से नीचे डूबते जाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले 2 दिन की जो गिरावट है वो अपने आप में शेयर मार्केट की तरफ बड़ा नुकसान का जो है वो अंदेशा व्यक्त कर रही है। आज की दिन भर की खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। कल दिन भर के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।